बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलवी कैलकुलाई। आज हमारा लेक्चर है पित्ते की पथरियाँ। पित्ते की पथरी कैसे बनती है, क्यों बनती है और इसका होम्योपैथी इलाज क्या होगा, आज हम इसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर जी। बिलवी कैलकुलाई। Synonyms: hepatic colic, gallstones, cholelithiasis. A gallstone or biliary calculi, also called a cholelith, is a stone formed within the gallbladder out of bile components. Lithiasis in the gallbladder is called cholelithiasis. Outlines of biliary calculi. Facts of gallstones. What is etiology of biliary calculi? Pathophysiology of gallstone formation. Types of gallstones. Signs and symptoms of gallstone. Diagnosis of gallstones. Prognosis of gallstones. Homeopathic treatment of gallstones. Palliative treatment of gallstones. Curative treatment of gallstones. First of all, facts about gallstones. 1 out of 10 people suffers from gallstones. Approximately 80% of all gallstones show no symptoms and may remain silent for years. On average, gallbladder stones symptoms take 8 years to develop. What is etiology of biliary calculi? Experts are not completely sure why some people develop a chemical imbalance in their gallbladder which causes gallstones while others don't. However, we do know that gallstones are more common among: Number 1, obesity, pregnancy, gallbladder stenosis, drugs such as medication to contain estrogen, oral contraceptives, and for losing weight quickly, heredity. Common risk factors of gallstones are being: female, age 40 or older, eating a high fat, high cholesterol, low fiber diet. Pathophysiology of gallstone formation. Pathogenesis is divided into 3 phases: supersaturation, nucleation, and stone growth. Hypersecretion of biliary cholesterol, crystallization, promoting and inhibiting factors, gallbladder hypomotility, anhedonal lecithin, prostaglandins, mucin, and calcium play an important role in the formation of gallstones. मर्ज की पैदाइश या नशोनुमा करने वाले अवामल को 3 मराहल में तकसीम किया गया है। नंबर 1, इसमें सुपर सैचुरेशन है, न्यूक्लिएशन है और पथरियों की नमो यानी बढ़ोतरी है। biliary कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती या ज़्यादा पैदाइश जब हो जाती है तो क्रिस्टलाइजेशन को फ़रोग देने वाले और रोकने वाले जो अवामल हैं। फिर इसमें गॉलब्लैडर की खफीफ सी हरकत हो जाती है। एराकिडोनल लेसिथिन, ये एक लिपिड की किस्म होती है, इसकी बढ़ोतरी हो जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये एक नासैरशुदा बाइल हाइड्रोक्सिलेटेड फैटी एसिड से ताल्लुक़ रखने वाला ग्रुप है जो कि जिस्म में खून के ज़रात के इज्तिमा को रोक लेता है। मसलन एरिक एडियोनिक एसिड हयातियाती तौर पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का पेशरू होता है। म्यूसिन, ये भी बड़े भारी ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन्स का ग्रुप होता है और कैल्शियम पथरियों की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। इसकी वजह से पथरियाँ बनने की एक मौजब होती है।
जेनेटिक फैक्टर देखें, जेनेटिक फैक्टर में प्री डिस्पोजिशन जो लिथोजेनिक जीन्स पाया जा रहा होता है इसकी वजह से, और कुछ लीवर के अपने हेपेटिक फैक्टर्स अगर होते हैं तो हाइपर सेक्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाती है, ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ गाल ब्लैडर फैक्टर्स अगर देखते हैं, गाल ब्लैडर में स्टेसिस, यहाँ पे इसका जो बाइल वगैरह है वो रुक जाता है और उसके बाद इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाए, या म्यूसन की हाइपर सेक्रेशन पाई जाए, इसकी वजह से भी ये पथरियाँ बना देती हैं। बाइल्स के अपने जो फैक्टर्स होते हैं उसमें सुपर सैचुरेटेड गाल ब्लैडर बाइल, रैपिड फेज ट्रांजिशन और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह से इंटेस्टाइनल फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज बाइल एसिड एब्जॉर्प्शन। ये सारे फैक्टर्स मिलकर कोलेस्ट्रॉल के जेनेटिक फैक्टर में लीवर है, बाइल है, गाल ब्लैडर है, बाइल है और उसके साथ इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व होती है। The formation of pigment stones, a decreased secretion of biliary acids and increased secretion of unconjugated bilirubin into the bile and an infection of the biliary tract are the most important causative factors. डिस्ट्रक्शन इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को अगर हम देखें तो इस सिस्टम में हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि हम देखते हैं कि एक जो रेड ब्लड सेल है वो अपनी उम्र गुजारता है 120 दिन और वो सनाइल आरबीसी हो जाता है, उसके बाद वो टूटता है, टूटने के बाद हीम जो है वो अलहदा हो जाती है और ग्लोबन को दोबारा यूज़ कर लिया जाता है, ये जिस्म के अंदर दोबारा यूज़ हो जाती है। इसी तरीके से हीम जब टूटती है तो इसमें से बाइलिवर्डन पिगमेंट होता है जो बना देता है और इसमें से बाइलोरोबिन निकलती है और बाइलोरोबिन निकल के ब्लड में शामिल होती है। ब्लड में फ्री बाइलोरोबिन जाती है जो कि लीवर के अंदर जाएगी और लीवर में जाके जो कॉन्जुगेटेड बाइलोरोबिन मिल जाती है इसके साथ कॉन्जुगेट में, और ये इसकी ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन में ये बाइलोरोबिन जो है ये जा रही होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाया बाइल के ज़रिए से, और बाइल के ज़रिए से जाने के बाद ये यूरोबाइलिनोजन बन जाएगी। बाइलिनोजन बनने के बाद ये यहाँ से गुर्दों में जाएगी, गुर्दों में यूरोबाइलिनोजन थ्रू यूरन पास आउट हो जाएगी, और इसी तरीके से अगर इंटेस्टाइन के अंदर रहती है तो इंटेस्टाइन में ये स्टर्कोबाइलिनोजन थ्रू फीसिस ये पखाने के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। तो ये इसका एक पूरा प्रोसेस होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का। ये सिस्टम सेहतमंद अफराद में मायात यानी कि जो सर्कुलेशंस होती हैं और इससे मुदाफ़ती जो कम्प्लेक्स होता है उसको पीछे कर देता है, हटा देता है, और फैगोसिटी खुलिए जो होते हैं उनकी तश्कील देता है जो मायात और बाफ्तों में पाए जाते हैं। आरईएस खून के मोनोसाइट्स, मरबूत टिश्यूज़, लिम्फेटिक ऑर्गन, बोन मैरो, हड्डी, जिगर और फेफड़ों में माइक्रोफेजिस को शामिल करता है। टाइप्स ऑफ गॉलस्टोन्स। कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन, पिगमेंट गॉलस्टोन्स, मिक्स्ड गॉलस्टोन्स। गॉलस्टोन की अगर हम पथरियों की गॉलस्टोन पित्ते की पथरियों के अगर हम किस्मों को देखें तो उसमें कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन पाए जा रहे होते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गॉलस्टोन, ये पूरी दुनिया में मोस्ट कॉमन होती है। इसको हम कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी कहते हैं गॉलस्टोन आ जाते हैं। ऑफन अपीयर्स येलो इन कलर, जो कि येलो कलर में पाए जा रहे होंगे। ये जो गॉलस्टोन्स होंगे कंपोज करते हैं मेनली तौर पे अनडिजॉल्व्ड कोलेस्ट्रॉल बट मे कंटेन अदर कंपोनेंट। ये कोलेस्ट्रॉल के साथ दूसरे कंपोनेंट्स भी पाए जा रहे होते हैं जो कि इसमें कंटेन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की पथरियां बन जाती हैं। Pigment gallstones, these dark brown or black stones form when your bile contains too much bilirubin। पिगमेंट के जो गॉलस्टोन होते हैं ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं या फिर ब्लैक स्टोन हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जब बाइल के कंटेनिंग ज़्यादा होती है उसकी वजह से और टू मच बिलिरुबिन की वजह से ये ज़्यादा काले हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। मिक्स्ड स्टोन्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गॉलस्टोन्स अकाउंटिंग फॉर अप टू 80%। ये मिक्स स्टोन जो होते हैं तकरीबन 80% तक जो है ये सारे स्टोन्स की इकसाम में पाए जा रहे होते हैं। दे आर अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये हेट्रोजीनियस होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मिला होता है, बाइल पिगमेंट्स भी मिले होते हैं, कैल्शियम साल्ट्स भी मिले होते हैं। इसका एक कोर बनता है जिसके एंड लेमिनेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज़ द प्रीडोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स
और इसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होना जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है, ज़्यादा इसी की मिकदार होती है जिसकी वजह से ये चीज़ बनती है, लेकिन ये होते मिक्सड हैं, सभी जगहों से मिले होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बाइल भी होती है, कैल्शियम भी होता है, सारी चीज़ें मिलकर एक मिक्स स्टोन बना देते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स, बेबी कैल्कुलाई में काज नो साइन और सिम्टम। बेबी कैल्कुलाई अगर देखा है तो इसकी कोई काज या कोई सिम्टम वगैरह नहीं हमें मिलती। इफ अ गॉलस्टोन लॉजेस इन अ डक्ट एंड काजेज अ ब्लॉकेज, साइंस एंड सिम्टम्स में रिजल्ट। साइंस ऑफ बिलियरी कैल्कुलाई, सडन एंड रैपिडली इंटेंसिफाइंग पेन इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ योर एब्डोमेन। अपर राइट पोर्शन जो एब्डोमेन है उसमें ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, सडन होती है और एकदम से होती है और बहुत शिद्दत की पेन होती है। सडन एंड रैपिडली इंटेंसिफाइंग पेन इन द सेंटर ऑफ योर एब्डोमेन, जस्ट बिलो योर ब्रेस्ट बोन, खास तौर पर ब्रेस्ट बोन के बिल्कुल नीचे। बैक पेन बिटवीन योर शोल्डर ब्लेड्स, पेन इन योर राइट शोल्डर। नॉर्मली the intensity of pain lasts at least 30 minutes but begin to subside within an hour. An attack of biliary usually lasts less than 6 hours. Symptoms of biliary calculi, पहले साइन थे, अब हम सिम्टम की बात करते हैं। तो सिम्टम्स हैं गॉल स्टोन्स कैन बी एट द जंक्शन ऑफ पैंक्रियास एंड कॉमन बाइल डक्ट. This leads to inflammation of pancreas. Symptoms of gallbladder inflammation or infection that require a medical evaluation include लबलबे और पित्ते की नाली के जंक्शन पर पथरी बन सकती है जिससे लबलबा की सोजिश हो सकती है। पित्ते की पथरी या इन्फेक्शन की अलामात में तिब्बी तशखीस की ज़रूरत बनती है। ये हमें सिम्टम्स मिलेंगे, फीवर मिलेगा, जॉइंटिस मिलेगा, एब्डोमिनल पेन मिलेगी, नॉजिया एंड वोमिटिंग मिलेगी, ये सिम्टम्स में आएंगे। डायग्नोसिस ऑफ गॉलस्टोन, समटाइम्स मिसटेकन फॉर रीनल कॉलिक, बाज़ दफ़ा हम इसको रीनल कॉलिक समझ रहे होते हैं। इन द लेटर द पेन स्टार्ट्स फ्रॉम द बैक, फिर हम देखते हैं कि पेन जो है वो बैक से शुरू हो रही है, इस वजह से हमें शक पड़ता है कि ये रीनल गुर्दे की दर्द होगी। इंटेस्टाइनल कॉलिक इज लोकेटेड अबाउट द नेवल, हमें ऐसा महसूस होता है कि इसकी जो पेन हो रही है वो शायद कि इंटेस्टाइन की पेन है, पेट की दर्द है, उसकी तरफ ले चलते हैं। टू सी कैल्कुलाई पास द फेसिस थ्रू द सीव विद वाटर। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, इट मे बी डन टू हेल्प डिटरमिन द टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर डिजीज एंड डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशंस। इंडिविजुअल विद uncomplicated gallbladder disease typically have normal lab test results. Some laboratory tests that may be done when gallbladder disease is suspected include जो लैब में टेस्ट किए जाते हैं उसके अगर टेस्ट में हम देखें तो टेस्ट में जो रिक्वायरमेंट बनती है क्लिनिक पे, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, ये एवेल्यूएट करना होता है। इसमें ब्लड सेल्स देखने होते हैं। ब्लड सेल में खासतौर पर हम देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल जो है उसको देखना होता है कि ये हाई हैं या लो हैं। ये हमेशा हाई मिलते हैं, इसको इंडिकेट करती है कि इन्फ्लामेशन होगी, इन्फेक्शन होगा, और इसमें देखा जाए कोई एब्सेस वगैरह बन सकता है या फिर गॉल ब्लैडर जो है वो रप्चर भी हो सकता है। तो CBC करवा लेंगे जिसमें से वाइट ब्लड सेल को हम देखेंगे, WBC को ये क्या चल रहा है इसमें देखेंगे हम CBC करवाते हुए। CRP देखेंगे, C रिएक्टिव प्रोटीन होती है, ये एक टेस्ट होता है जिसको प्रेफर किया जाता है, और उसके साथ ESR करवाया जाता है। ESR जो है हमेशा इसकी एलिवेटेड रिजल्ट हमें मिलते हैं, इसका मतलब होता है कि इसमें इन्फ्लामेशन है। लीवर पैनल हम देखते हैं। लीवर पैनल में सबसे पहले देखते हैं कि समवन हैज़ गॉलस्टोन दैट ब्लॉक बाइल डक्ट्स, अगर किसी का बाइल स्टोन की वजह से ब्लॉक हो गया बाइल डक्ट, रिजल्ट जो आता है उसकी बाइलोरोबिन में भी हाई, ज़्यादा हो जाएगा बाइलोरोबिन ड्यू टू बाइल बैकिंग अप इनटू द लीवर, क्योंकि बाइल जो है वो दोबारा लीवर की तरफ चली जाती है जिसकी वजह से ये खदशा होता है कि बाइलोरोबिन बढ़ गया है। लीवर एंजाइम्स स्पेशली अल्कलाइन फास्फेट में बी एलिवेटेड इन सीवियर केसेस ऑफ गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन। गॉल ब्लैडर की सीवियर इन्फ्लामेशन में अल्कलाइन फास्फेट जो है ये भी बढ़ जाते हैं, इनकी मिकदार भी बड़ी होती है। लाइपेज टेस्ट किया जाता है, ये भी प्रेफर हम करते हैं। इसके साथ हम अमाइलेज का टेस्ट भी करवाते हैं। ये टेस्ट करवाने के लिए हमें देखना पड़ता है
कि पैंक्रियाटिक एंजाइम मे बी एलिवेटेड इफ गॉल ब्लैडर डिजीज हैज़ आल्सो काज्ड पैंक्रियाटाइटिस। फिर टेक्निक में, लेबोरेटरी टेक्निक में हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है। हम इसमें एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं कि इसमें लीवर की क्या सूरत हाल है, इसमें गॉल ब्लैडर की क्या सूरत हाल है। प्रोग्नोसिस लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर हम इसको बगैर इलाज के छोड़ देते हैं, गॉल स्टोन में काज पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम की इन्फ्लामेशन कर देगी, पैंक्रियाटाइटिस पैंक्रियाज की इन्फ्लामेशन बना देगी, एंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर, और गॉल ब्लैडर के कैंसर का भी रिस्क बढ़ा देगी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ गॉल स्टोन्स, होम्योपैथी ऐसा इलाज मुहैया करती है जो महफूज, आसान और बगैर किसी ज़मनी असरात के होता है। होम्योपैथी से पित्ते की पथरियों में मुफीद, पथरियों को ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकती है होम्योपैथी, लेकिन ये पथरियों की तादाद और इनकी मिकदार पर मुनहसर होता है। होम्योपैथी अद्वियात से दर्द को कम करने, तकलीफ़ और ज़िंदगी के अमल को बेहतर बनाने में मदद करेगी। ये मरीज़ को जराही के अमल, सर्जरी, ऑपरेशन के अमल से गुजरने से बचा लेती है और पथरियों को मज़ीद बनने से भी रोकती है। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट करेंगे। पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या है? हमें सबसे पहले पेशेंट की जान की फ़िक्र होती है कि हमने पेशेंट को रिलीफ कैसे पहुंचाना। तो हम जैसे ही पेशेंट हमारे पास एंट्री होती है उसकी क्लिनिक में, तो हम उसका पैलिएटिव ट्रीटमेंट देखेंगे कि उसको पहले दर्द से आराम आ जाए, बाद में पथरियों का इलाज किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मॉर्फिन मे बी नेसेसरी ड्यूरिंग अटैक, क्लोरोफॉर्म मे बी इनहेल्ड, एप्लीकेशंस ऑफ हीट हेल्प समटाइम्स जो है हमें हीट भी दे के उसको आराम दिलाना पड़ता है, इस वजह से भी पेशेंट बाज़ दफ़ा अफाका महसूस करता है। रेगुलेट द डाइट बिटवीन अटैक, अगर अटैक में पेशेंट खुद से अपनी डाइट को रेगुलेट कर लेता है तो भी उसमें अफाका हो जाता है। कर्टाइल मीट्स, कॉफ़ी एंड अल्कोहल, मीट की, कॉफ़ी की और अल्कोहल की मिकदार कम कर देनी चाहिए इस सूरत हाल में, ताकि इस कंडीशन से बाहर निकला जा सके। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, अब क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो है वो हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं और क्लिनिकल में जो हम क्लिनिक पे पेशेंट के साथ मेडिसिन के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो हम बयान करेंगे कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मेडिसिन है कल्केरिया कार्ब। कल्केरिया कार्ब में हम इसको 200 ताकत में इस्तेमाल करवाते हैं और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। हम इसे पानी में हर 15 मिनट के बाद 15 मिनट के वक्फे से हम इसको देते हैं और दर्द को रोकने में, एक आध घंटे के अंदर अंदर दर्द को रोकने में इसका बड़ा अहम किरदार है और ये कभी फेल नहीं हुई। आर्निका मोंटाना, आर्निका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है, ख़ास तौर पे उस जगह पे जहाँ पे दर्द के साथ, शिद्दत के साथ जो है उसमें सोरनेस, दुखन छोड़ दी जाए और उसके बाद अगर हम आर्निका इस्तेमाल करवाते हैं तो इसके भी रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। बर्बरस वल्गैरिस मेडिसिन हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये एडवाइस की जाती ख़ास तौर पर क्योरिंग फॉर क्विकली एंड परमानेंटली। ये डॉक्टर एंजल्स हैं जिन्होंने हमें एक एक्सपीरियंस बताया और हमें भी क्लिनिक में भी इसके बहुत ज़्यादा प्रूफ हमें मिलते हैं। तो ये परमानेंटली और तेज़ी से आराम करने देने वाली मेडिसिन है मदर टिंचर में। चाइना ऑफ एशिनेलिस हम इस्तेमाल करवाते हैं। इज़ गिवन व्हेन पेन कम्स एंड गोज़ इवन ड्यूरिंग आवर प्रोग्रेस। और दौरानिया जो इसका होता है, ख़ास तौर पर पेन जो है वो बार बार आ रही होती है, आती है, फिर पेन थोड़ी देर रुकी फिर चली गई। तो इस तरीके से जो मामला चल रहे होते हैं उसमें चाइना ऑफ एशिनेलिस बहुत अच्छा काम करती है। चुनेंथस मेडिसिन मदर टिंचर में हम इस्तेमाल करवाते हैं चुनेंथस को। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर बिलियरी कैल्कुलाई। इट लिक्विफाइज बाइल, ये बाइल को लिक्विफाई कर देती है। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स एंड एक्सपेल दोज ऑलरेडी फॉर्म्ड।
जो पहले से स्टोन्स पड़े हुए हैं उनको बाहर निकाल देगी और दोबारा बनने से भी उसको रोकेगी, प्रिवेंट करती है। सिम्टम जो रिप्रेजेंट होते हैं इसमें स्लगस सर्कुलेशन आ रही होती है, सिक हेडेक आ रही होती है, कॉटेड टंग, नाजिया, कंप्लीट लॉस ऑफ एपिटाइट। Fabiana imbricata. It is useful in biliary calculi and liver affection in tincture doses. Symptoms like excoriating urine and calculi. इसकी जो सिम्टम होती है ख़ास तौर पर पेशाब में इंतहाई जलन पाई जा रही होती है और उसके साथ कैलकुलाई भी होते हैं पेशाब में। इसकी वजह से फेबियाना एम्ब्रिकाटा इस्तेमाल कराएंगे मदर टिंचर में। डाइट एंड रेजिमेंट, सबसे जो मेन फैक्टर है पित्ते की पथरियों में, हम डाइट और रेजिमेंट को रखते हैं कि अगर हम अपनी डाइट और अपनी ग़िज़ाइयत और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। लाइफस्टाइल चॉइसेस कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ गॉल स्टोन्स। दीज इंक्लूड ईटिंग रेगुलर मील्स, हमेशा वक्त पर खाना खाना चाहिए। स्किपिंग मील्स और फास्टिंग कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ गॉल स्टोन्स, खाना छोड़ देना या उसमें ज़्यादा वक्फा डालना गॉल स्टोन के रिस्क के फैक्टर को बढ़ा देता है। अवॉइडिंग रैपिड वेट लॉस, एकदम से वज़न को लूज़ नहीं करना चाहिए। जो लोग वेट लूज़ करते हैं उनको रैपिडली वेट लूज़ नहीं करना चाहिए। अगर उनको वेट लूज़ करने का कोई मकसद है, वो एम बना के रखते हैं, तो हफ्ते में 1 से 2 पाउंड तक सिर्फ वेट लूज़ करें। रैपिड वेट लॉस इज़ आ रिस्क फैक्टर फॉर गॉल स्टोन। अगर जल्दी से वेट लॉस करने का कोई मकसद होता है तो उस वजह से भी गॉल स्टोन बनने का रिस्क फैक्टर हो जाता है। ईट अ हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट में हाई फैट नहीं लेनी और लो फाइबर डाइट्स जो है वो भी नहीं लेनी। ये भी इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर लो फाइबर डाइट लेते हैं तो ये भी रिस्क को बढ़ा देते हैं गॉल स्टोन को। तो इस वजह से इस डाइट पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए कि आप अपनी हेल्दी डाइट लें। डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर बिलियरी कैलकुलाई, अपने पेशेंट्स के लिए हम जो डाइट उनको रेकमेंड करते हैं, जो उनको बताते हैं वो हम यहाँ पे भी बयान कर रहे हैं कि कैलकुलाई पेशेंट को कौन सी दवा के साथ ग़िज़ा कौन सी खानी है। ईट मोर फूड्स दैट आर हाई इन फाइबर, वो ग़िज़ाएँ खाएँ जिनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, बीन्स एंड पीस। बीन एंड पीस जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे बेहतरी होती है कैलकुलाई पेशेंट में, जो गॉल स्टोन के पेशेंट हैं उनमें। ईट फेवर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड लेस शुगर, कार्बोहाइड्रेट वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो कम खानी चाहिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाया जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल जो मरकब होते हैं, जो पौधों में ख़ास तौर पर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो काम कर रहे होते हैं, तैयारी अपनी करते हैं, तो जब ये टूटते हैं तो इससे जो निशास्ते या सेक्रोज हैं, सेलुलोज हैं, ये भी बढ़ते हैं और ये 3 ग्रुपों में आके फिर हमें मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स की सूरतें में आके इस चीज़ें इन तरह की चीज़ों से आगे गॉल स्टोन बनाने का मौजब बनती हैं। तो इस तरीके का जो कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल ग़िज़ाएँ हैं उनको कम खाएँ या नहीं खाना चाहिए। ईट हेल्दी फैट्स, वो फैट खानी चाहिए जो कि हेल्दी हो, लाइक फ़िश ऑयल, ख़ास तौर पर जो मछली का तेल है, और ऑलिव ऑयल जो है इसको इस्तेमाल किया जाए टू हेल्प योर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्टी ऑन आ रेगुलर बेसिस, क्योंकि इसकी वजह से आपका गॉल ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है प्रॉपरली तरीके से, और फिर जो रेगुलरली बेस पे जो इसको एम्प्टी किया जाता है वो भी इसी वजह से फ़िश ऑयल या ऑलिव ऑयल अगर इस्तेमाल करते रहे रेगुलरली तो ये भी फ़ायदेमंद रहता है। अवॉइड अनहेल्दी फैट्स लाइक दोज ऑफन फाउंड इन एंड फ्राइड फूड्स। तो ये जितने भी जंक फूड हैं या फ्राइड फूड हैं या जितने भी ख़ास तौर पर खुश्क मेवा जात हैं उनसे ज़रा परहेज़ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।